नमस्ते कीर्ति। नमस्ते माँ। बहुत समय से मैं आपको मिलती रहती हूँ और आप मेरे साथ बहुत सारी अपनी लाइफ की बातें भी आपने शेयर की हैं और मेरे देखे आपकी लाइफ बहुत ही एडवेंचरस और आप जैसे इनसिक्योरिटी में आपने छलांगे लगाई हैं। कैसे आपका संन्यास हुआ, कैसे आपकी आगे यात्रा शुरू हुई ओशो के साथ, अभी क्या कर रहे हैं आप, तो ये हमसे शेयर करिए। ठीक है। मेरा बचपन से ही रुझान था सन्यासियों के साथ रहना। गांव के आसपास में कोई प्रोग्राम होते थे तो मैं उनमें जाता था। गांव में रामायण होती है, भागवत सप्ताह होते हैं, तो मैं उनमें बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लेता था। तो लोगों में एक ये था कि मेरा इस तरह का रुझान होता है, तो मुझे वो इनवाइट भी करते थे उन प्रोग्राम में। ओशो कैसे आए मेरे जीवन में? मेरे गांव में एक लड़ाई हो गई थी, दो पार्टियों में आपस में लड़ाई हो गई। एक आदमी उसमें मारा गया था, तो दूसरी पार्टी की जेल हो गई और वो जयपुर की सेंट्रल जेल में थे। उनमें जिसकी जेल हुई थी वो एक मित्र थे, वो मुझसे बड़ा स्नेह करते थे। कोई इस तरह की घटनाएं होती थी तो वो मेरे को बड़ा शेयर करते थे और मेरे बड़े क्लोज थे। वहाँ पे कोई कैंप हुआ था ओशो का, जेल के अंदर। अच्छा। हाँ। कौन से सन की बात है ये? ये 90 के आसपास की बात है। 90? हाँ, 90। और उसके पहले आपने पढ़ाई छोड़ दी थी? नहीं, कब तक? अभी मैं स्टूडेंट था इस समय। स्टूडेंट थे? हाँ, मैं 10वीं क्लास में 11वीं में ऐसे पढ़ रहा था। तो उनकी जमानत हुई थी, तो जमानत पे आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले आके मुझे अपना ये शेयर किया अनुभव जेल का, कि उन्होंने ऐसे 3 दिन का कैंप हुआ था और उनको बहुत अच्छा लगा था। हमने जितने लोगों को अभी तक इस लाइन से देखा है वो उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे किताबें भी मुहैया कराई, तो उन्होंने किताबें भी जेल में पढ़ी थी। तो उनको आते ही उनका बस ये कहना, और वो जो कहने का जो उनका भाव और वो था कि वो मिस मत करना, तुझे कहीं पे भगवान श्री रजनीश की किताब मिल जाए तो वो ज़रूर पढ़ना। तो वो मेरे अंदर एक रख गई। जिस इलाके में मैं जन्म हुआ था वहाँ दूर दूर तक ओशो की कोई किताब या ऐसा कोई माहौल नहीं था। मगर 1-2 साल में मुझे फिर जयपुर पढ़ाई के लिए मैं गया। जब पढ़ाई के लिए वहाँ गया तो बस ऐसे कॉलेज से आ रहे थे, दिमाग 2 साल में बात निकल गई थी। मगर पता नहीं क्यों एकदम से क्लिक किया। मैं बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था वहाँ पे बस पकड़ने के लिए, तो वहाँ पे एक पुस्तकों की एक बड़ी दुकान थी। तो मैंने वहाँ एकदम से क्लिक किया कि वो शायद यहाँ पे हो किताब, और वो कुछ डायमंड पॉकेट की छोटी छोटी किताबें मिल गई थी वहाँ। 2-3 किताबें मिली थी मुझे। मैंने वो ले ली और बस में मैंने उनको पढ़ना स्टार्ट किया। 6 घंटे की जर्नी थी। एक किताब मैंने 6 घंटे में ख़त्म कर दी। मतलब इतना उसमें रस आया मुझे। तो मैं 15 दिन की छुट्टी के लिए आया था गांव में, मगर अब मेरा मन ऐसे करे, क्योंकि मैंने वो तो 2-3 दिन में ख़त्म कर दी तीनों किताबें। अब मेरा मन करे कि मैं कब जाऊँ और किताबें लूँ, और मैं किसी को बता भी नहीं सकता। वो भीतर ही भीतर कुछ ऐसा चलने लग गया था उन किताबों को पढ़ने के बाद। किसी को अब छुट्टी के लिए आए, मगर वहाँ घर पे आके बेचैनी होने लगी कि वापस जाऊँ। तो थोड़ी सी जो पैसे मिलते थे उनमें मैंने कटौती करके अपने खर्चे से और किताबें, मैं बस वो सिलसिला चला मेरा 2-3 साल। फिर मेरा सिलेक्शन हो गया था वहाँ पे, तो मेरा प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए, तो इंजीनियरिंग के लिए मैं भीलवाड़ा गया था जहाँ पे आपका ही कैंप था। और वहाँ पे मुझे सबसे बड़ी बात, अब तक मुझे ये नहीं पता था कि ओशो के ध्यान और शिविर ऐसी कोई चीज़ होती हैं, मगर भीलवाड़ा में जाके मुझे सेंटर मिला और वहाँ के सन्यासी मित्रों ने मुझे इनवाइट किया ध्यान के लिए। तो मैंने वहाँ ध्यान बहुत अच्छे से किया।
और फिर कैंप का अनाउंसमेंट हुआ तो बस कुछ पता नहीं था, किसी से कोई सलाह लेनी नहीं थी, भाव में जी रहा था बहुत। तो कैंप का अनाउंसमेंट हुआ तो मैं छुट्टी करके कॉलेज की और मैं पहुंच गया बिना किसी को बताए। फिर अभी मुझे ये भी नहीं पता था कि संन्यास जैसी कोई चीज़ होती है। संन्यास का अनाउंसमेंट हुआ और पैसे भी नहीं थे बस ऐसे मित्र लोग सलाह दे रहे थे या वही हेल्प भी कर रहे थे, सहायता भी कर रहे थे। तो पता नहीं कैसे वो किसी मित्र ने मेरा पढ़ लिया चेहरा कि शायद आप पे पैसे नहीं हैं, आप फॉर्म भरना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ, और मैं बहुत शाई भी फील करता था उस समय, बोलता नहीं था, मगर शायद चेहरा इतना मुखर था कि जो भीतर बात थी वो कहीं पे दिखाई देती थी, लोग पढ़ लेते थे। तो किसी ने 200 रुपये उस समय शायद थे जो फीस के, आप पुणे से आई थी सर। हाँ, तो मैंने संन्यास लिया, वहीं पे संन्यास हुआ मेरा। अब मेरे लिए वो इतना अंदर से आविष्ट कर रखा था ओशो ने, वो एक ऐसा पीक समय था मेरे लिए, एक द्वंद्व में जी रहा था कि मुझे, एक तो फाइनल ईयर है, वहाँ पे सब मित्रों का वो जो माहौल है, उनके कैंपस इंटरव्यू हो रहे हैं, उसमें किसी का जॉब लग गया, किसी का मतलब एक फ्यूचर का पूरा प्लानिंग दिखाई दे रहा है। एक तो वो, और एक इधर ओशो बड़ा खींच रहे हैं कि ये क्या। इस 2-3 महीने में बड़े एक जिद्दोजहद में अंदर एक द्वंद्व से गुजर रहा था। तो एक दिन पता नहीं क्या दिमाग में आया, आंख बंद करके मैं बैठ गया और एक मैगजीन थी मेरे पास पुरानी, जो किसी सन्यासी मित्र ने मुझे गिफ्ट की थी पढ़ने के लिए। तो एक रैंडमली मैंने एक उसमें से मैगजीन निकाली और आंख बंद करके ही मैंने एक ऐसे पेज खोला। मैंने कहा आज ओशो जो कह देंगे दैट इज़ द फाइनल, क्योंकि मेरे पे नहीं आ रहा कि क्या करना है मुझे। तो उसमें एक बहुत सूफी वाली कहानी, किसी राजा ने बहुत सुंदर महल बनाया है, बहुत लग्जरियस है, और उनको चूँकि इनसिक्योरिटी की और ख़जाने की वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो अपने मित्र को एक्सप्लेन कर रहा है, उसको टूर दे रहा है, उसको समझा रहा है कि मैंने कितना सिक्योर महल बनाया है। तो वो सारा दिखाने के बाद जब वो दरवाजे पर आया और वो सारा चीज़ एक्सप्लेन करने लग गया और फीडबैक पूछ रहा था अपने मित्र को कि कैसा लगा आपको ये, तो वो कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, बहुत शानदार बनाया है, पूरी लग्जरी भी है और पूरा सिक्योर भी है, क्योंकि उस पर पहरे पे पहरा और एक दूसरे को पता भी नहीं, इतना सिक्योर था। मगर ये जब दोनों की ये बात सुन रहे थे तो एक फकीर वहाँ पेड़ के नीचे ऐसे सोया था बाहर, तो वो खिलखिला के हंसा, और उसका हंसना और उनका अवाक रहना और उसका जो जवाब था उसमें ही मेरा उत्तर छिपा हुआ था कहीं। वो कह रहे कि ये तूने जो सिक्योरिटी जिसको कह रहा अभी पूरा सिक्योर नहीं है, अभी है ना पूरा सिक्योर करना है ना, तो इस छोटे से दरवाजे को भी बंद कर दो तो 100% सिक्योर हो जाएगा। ये चीज़ मेरे अंदर इतना टच कर गई कि सिक्योरिटी का अर्थ हुआ कि हम उतना ही अपने आप को, उतनी प्रपोर्शन में हम अपने आप को डेड कर लेते हैं। तो जीवंतता और जिसको जिंदापन जिसको कहते हैं, ओशो बार बार जिसकी बात कर रहे हैं कि इस तरीके से जियो जैसे दोनों तरफ से मशाल जल रही हो। और मैं तो ऐसे जा रहा हूँ कि कल मेरा कहीं जॉब होगा, फिर बीवी बच्चे और वो सारा पूरा। मैंने कहा ये तो ठीक नहीं है। मैंने बस वहीं डिसीजन लिया, सारा जो कुछ था थोड़ा बहुत पैसे वो सारे पैक करके अपना कपड़े वपड़े और दूसरे दिन पूना चला गया बिना किसी को बताए। घर में किसी को ये तो बताने जैसी कोई बात ही नहीं थी। जितने दिन पैसे थे पूना में रहा, जब पूरी जेब खाली हो गई तो फिर चल पड़ा। वहाँ से मेरी अज्ञात यात्रा स्टार्ट हो गई। घर वालों ने इंक्वायरी की होगी कहाँ हो, क्या कर रहे हो? नहीं, इंक्वायरी करने की व्यवस्था नहीं थी उस समय। मतलब तो गायब हो गया? हाँ, बस मैं गायब हो गया, उनको कुछ नहीं पता है अभी तक। क्योंकि एक तो मेरे गांव से भीलवाड़ा काफ़ी दूर है, 600 किलोमीटर, और जो गांव का माहौल है वो इतने एडवांस नहीं है कि वो इस तरह की बातों में, उनको पता भी नहीं बेचारों को। अपने होम डिस्ट्रिक्ट से भी आगे
कभी कभार वो गए होंगे, नहीं तो उनको कुछ ज़्यादा एक्सप्लोरेशन था नहीं। तो इंक्वायरी का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। जो डिसीजन ले रहा था वो मेरे सेल्फ अपने ही थे। और पता नहीं क्यों मेरे को कभी ऐसा फील नहीं आया, क्योंकि कोई पढ़े लिखे नहीं थे, गाइडेंस का कोई माहौल था नहीं दूर दूर तक। मेरे रिलेटिव भी कोई ऐसे पढ़े लिखे नहीं थे जिससे मैं अपनी बात को शेयर कर पाऊँ या कुछ कहूँ। तो बस मैं सेल्फ ही अपने आप ही बस जो भी करना था बस मैं अपने आप करता रहता था। माँ बाप को तो बहुत बाद में पता चलता था कई बातों का। तो इस तरीके से बस मैं फिर ट्रेन में बिना टिकट के मेरी यात्रा स्टार्ट हो गई। तो ऐसे चलता रहता था। फिर मैं कहीं मुझे देखा, कोई फील आया कि ये जगह सुंदर है, बस वहाँ उतर गया। और फिर बस ये चीज़ मुझे शुरू से पता चल गया था कि ऐसे आश्रम होते हैं और वहाँ आश्रम पे आप रह सकते हो साधुओं के पास। वो मेरे बचपन का अनुभव काम आ गया था। ओशो के आश्रम में फिर मेरी यात्राएं प्रारंभ हो गई। तो ऐसे ग्वालियर रुका हुआ था। अब पता नहीं वहाँ से एक सन्यासी आया एक दिन कि कीर्ति चल अपन वहाँ चलते हैं, पहाड़ों में नहीं गया ना तू अभी। हम मैंने कहा हाँ पहाड़ों में नहीं गया। तो उनका बच्चा पढ़ रहा था यहाँ पे कहीं माधवपुर के पास में। तो वो मुझे वहाँ ले आए और मैं बस वहाँ किसी को उनको बता दिया कि मैं जा रहा हूँ स्वामी जी, मेरा हो गया पूरा। उनके साथ आ गया। वहाँ एक स्वामी थे, उन्होंने मुझे उनको पूना जाना था, तो वो मुझे छोड़ गए अपने घर पे। मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे, नदी का किनारा, पहली बार इतना सुंदर वातावरण देखा था। नदी का किनारा, सामने हरी भरे पहाड़, तो मेरे को तो मज़ा आ गया वहाँ। घर पूरा मिला खाली, तो मैं अपने ध्यान करता और रावी नदी में ऐसे सारे दिन पड़ा रहता था। वहाँ ओशो धारा के प्रोग्राम चलते रहते, तो उनके ड्रामा भी काफ़ी देखने को वहाँ पे मिलते थे। उनको देखता रहता था। समाधियाँ होती थी वहाँ पे, कोई समाधियों की चर्चाएं हो रही हैं, मैंने कौन सी समाधि कर ली, उनकी हायर की, लोअर की, उनकी ड्रेस कोड, उनके सारे पहनावे, वो खूब देखे मैंने वहाँ। ऐसे फिर वहाँ से वहाँ पे एक सन्यासी आए पटियाला के, वो मेरे ऐसे थोड़ा सा प्रेम हो गया उनसे, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। वहाँ सुभाष जी का कैंप था पटियाला में, तो उन्होंने ही मुझे पैसे वैसे दे गए, क्योंकि पैसे तो थे ही नहीं, दूर दूर तक संबंध नहीं था पैसे से। तो वो पैसे दे गए और कहा कि आप उस कैंप में आइए। तो वहाँ कैंप में आया तो खूब ध्यान किया, तो सुभाष जी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी। तो उन्होंने कहा कि तू यहाँ क्या कर रहा है, कहाँ घूम रहा है तू? तो मैं कहाँ घूमूँ, मुझे पता ही नहीं है, तो बस ऐसे ही घूम रहा। तो ऐसा है, तू वहाँ आ जा, हमने एक आश्रम बना रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे युवा सन्यासी लोगों की ज़रूरत है। मैं ठीक है, बताओ कहाँ पे आना है। तो बता गए एड्रेस। तो वो जो स्वामी मुझे इनवाइट किया था, उन्होंने मेरी टिकट बनवा दी और मैं महसाणा पहुँच गया। महसाणा? हाँ, ओके। महसाणा रहा मैं काफ़ी। बड़ा आश्रम था और बिल्कुल शुरुआत की स्टेज थी, अभी बनना था। बहुत सारे ओपन में मेडिटेशन हॉल था, तो मुझे बड़ा मज़ा आया वहाँ। खूब इंटेंस ध्यान करने का मौका मिला। सक्रिय ध्यान रोज़ाना होता था, कुंडलिनी, वाइट ड्रॉप, नाद ब्रह्म, सारे ध्यान होते थे। तो मैंने वहाँ पे अलग अलग तरह के काम, हाउस कीपिंग में या किचन में, मंदिर में, वहाँ पे सब तरह के काम देखे। वहाँ एक अनुभव मिला और एक इंटेंसिटी से काम करना, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ से उस समय 250-300 लोग उनके कैंप में आते थे सुभाष जी के में। तो जैसा हाउस कीपिंग है, तो उन सब के लिए बस 2 दिन पहले और तैयार करके रखना वो सारी। तो उस तरह की जिम्मेदारियों से एक काफ़ी अच्छा एक मैच्योरिटी आई, एक समझ आई। तो धीरे धीरे वहाँ पे मैं सुभाष जी का बड़ा प्यारा हो गया था। मगर सुभाष जी कैंप में चले जाते थे तो पीछे की जो पॉलिटिक्स होती है, एक बार मैं उसके चंगुल में आ गया और वहाँ से मुझे पीट के भगा दिया गया। पीटा मुझे। हाँ, वहाँ से निकल गया तो माउंट आबू आ गया था। बस ऐसे ही
वहाँ लोगों ने पैसे इकट्ठे करके मुझे दिए और एक स्वामी मुझे छोड़ गए थे। ऐसे लगता नहीं था कल क्या होगा, पैसे हाँ, नहीं कुछ है, नहीं, कोई प्रोग्राम था ही नहीं। कोई चिंता नहीं पकड़ते थे। नहीं, वो ऐसी कोई फीलिंग कभी नहीं आई, क्योंकि वो अनुभव पहले घूमने से ऐसा हो गया कि वो तो चिंता ही नहीं थी कि कहाँ, खाने पीने का वो अनुभव हो गया कि 1-2 दिन नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सोने को खूब अनुभव हो गया था कि कहीं पे भी कोई रॉक्स है उसके ऊपर सो जाना, जंगलों में सो जाना, तो वो सारे अनुभव तो पहले हो चुके थे, तो वो फियर कभी नहीं आया। तो वहाँ से स्वामी जी मुझे पूछ रहे कि अब किधर जाना है। मैंने कि जिधर की ट्रेन पहले आ जाएगी बस उधर ही चलते हैं। तो उस समय माउंट आबू की तरफ जा रही थी, तो वहाँ पे भी कई मित्रों से दोस्ती हो गई थी। वो सब लोग कहते थे स्वामी जी हमारे यहाँ आना, हमारे यहाँ आना। तो मैंने कि ठीक है, मुझे अच्छे मौके मिल रहे थे जाने के, तो माउंट आबू पहुँच गया एक सन्यासी के पास, वहाँ रुका। फिर वहाँ से माधोपुर गेट चला गया, वहाँ पे भी रुका, मगर बस रुकता और कहीं पे कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं फील होता कि टाइम वेस्ट हो रहा है। जैसे ऐसे जब फील होता तो मैं फिर आगे मूव कर जाता और लगता कि वहाँ पे कोई ऐसी ग्रुप एनर्जी नहीं है, कोई मैच्योरिटी वाली बात नहीं हो रही है, या कोई बस वैसे ही फालतू की टाइम पास करने वाले लोग इकट्ठे हो गए। जब ऐसी फीलिंग होती तो फिर मैं मूव कर जाता। वो एक अंदर की धुन है, वो बस जारी थी। वो जब तक उसको कहीं पे थोड़ी संतुष्टि नहीं मिलती तो ठीक है, ये अपनी जगह नहीं है, ऐसे करके चलते गए। तो वहाँ महसाणा में एक स्वामी जी आए, वो राजस्थान के मारवाड़ी थे, मगर बेंगलोर में उनका बिजनेस था। तो वो इनवाइट कर गए मुझे, वो इनवाइट कर गए तो मैं वहाँ से वहाँ पहुँच गया। फिर 5-6 महीने वहाँ मैं उन्होंने एक फार्म हाउस था अकेला बिल्कुल जंगल में, वहाँ मेरे लिए एक छोटा सा रूम बना रखा था अटैच, वहाँ रहा मैं अकेला, बिल्कुल कोई नहीं था वहाँ। तो 6 महीने ऐसे मैं वहाँ रहा। फिर मैंने सोचा, मैंने कि यहाँ ऐसे रहने का क्या फ़ायदा। तो उन्होंने एक दिन सुझाव दिया कि क्यों ना स्वामी जी आप हमारे गांव में जाइए, वहाँ पे ओशो का काम स्टार्ट करते हैं। मैंने कि ठीक है, आप जब भी जाओ नेक्स्ट टाइम तो मुझे बुला लेना। तो वो अगले 5-6 महीने में फिर मुझे बुला लिया वहाँ पे। तो वहाँ मैं करीब 1.5 साल रहा, सेंटर चलाया। वहाँ पे काफ़ी मित्र जुड़ भी गए, हम ग्रुप में ध्यान करने लग गए। ऐसे करके फिर स्वभाव जी का कैंप उस गांव में कराया। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने फिर कहा तू यहाँ क्या कर रहा है। तो मैंने क्या, एक बार तो भगा दिया आपके आश्रम से। नो के अब है ना, वो मैंने सारी टीम निकाल दी, अब तू वापस आ जा। तो मैं फिर वापस पहुंच गया, फिर रहा 1-1.5 साल। मगर मैंने देखा स्वभाव जी होते थे तो अलग एनर्जी होती थी, और पीछे लोगों का फिर अपना अपना रुतबा दिखाते थे, तो मुझे फील नहीं हुआ। तो मैंने एक दिन बस सडन बोल दिया कि अब मैं जा रहा हूँ। तो मैं राजकोट चला गया। तब तक कुछ मित्रों से कांटेक्ट हो गया था राजकोट। तो वहाँ एक सेंटर पे, मगर वहाँ पे उस सन्यासी की मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं जम रहा था। एक जो जगह थी वो सिटी से जो ओशो वाटिका, वो मुझे ठीक लगी, तो फिर मैं वहाँ पे रहा। तो 1 साल भर तो बिल्कुल अकेला रहा था, बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज थी उस समय। और 6 महीने फिर एक और सन्यासी आ गया था, उसके साथ रहा। मगर 6 महीने के बाद में, हाँ 1.5 साल के बाद में कीर्ति स्वामी जी का आना हुआ था। कीर्ति स्वामी जी का आना, आपका कैंप था गांधीनगर में, और कीर्ति स्वामी भी आए थे, उनको पोरबंदर जाना था। ऐसे तो वो ऐसे कुछ उनके प्रोग्राम थे एक दिन के, तो वो ऐसे टूर करके राजकोट भी आए। तो उन्होंने ओशो वाटिका को दिखाने के लिए वो लाए ओशो वाटिका में। तो मुझे देख के तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पहली बार मुलाकात उनका ये, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहाँ क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता। तो तुम ऐसे आ जाओ, मेरा वहाँ कैंप है और वहाँ पे आ जाओ। मैं ठीक है। तो मैंने संजय स्वामी को बोला, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है जाओ। तो उन्होंने मेरी पूरी व्यवस्था की और मैं वहाँ आ गया। ओशो निसर्गा में ऐसे पहुँचा मैं।
और ओशो निसर्गा में पहुंचने के बाद 3 महीने का उन दिनों प्रोग्राम होते थे। 3 महीने के बाद माँ ने कहा कि नहीं बेटा, अभी 3 महीने एनफ नहीं है, और 3 महीने और रुको। उधर संजय स्वामी इंतज़ार कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि अभी माँ ने बोला है 3 महीने के लिए और एक्सटेंड करना है। तो ठीक है स्वामी जी, आप वहाँ आराम से रह के आइए, जब तक माँ बोलती हैं, आप तो सीख के आओगे तो हमारे लिए ठीक है ना। हम मैंने कहा ठीक। तो मैं ऐसे 6 महीने के लिए, फिर वो साल भर के लिए हो गया, फिर 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, फिर वो बात निसर्गा में। निसर्गा में मैं 4 या 4.5 साल कुछ ऐसे मैं वहाँ रुका। और उसके बाद कभी सा गई थी लाइफ में, तो फिर एक वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गया था। ओ फॉरेनर हाँ, का विषय। हाँ। और उसके बाद इस सारी जर्नी में जो सार निचोड़ था, जो मैंने सीखा, वो ये था कि जैसे मैंने इस बीच में कई ग्रुप लीडर्स के या और बहुत सारे सन्यासी मित्र हो गए थे, तो मैं जो देख रहा था कि जो डायनेमिक जैसे मेडिटेशन, वो मेरा बहुत प्यारा ध्यान रहा। उसको जितनी इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट है, आई थिंक जो डिज़ाइन जिस इंटेंसिटी के लिए किया है ओशो ने, वो मैं देखता कि लोग उसमें बड़ी चीटिंग करते हैं या कर नहीं पाते हैं। पहले तो मुझे लगता कि शायद माइंड चीट करता है, मगर फिर मुझे धीरे धीरे ये अनुभव हुआ कि लोगों के शरीर अब उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में उसकी रिक्वायरमेंट है उस प्रयोग को करने की। उनके साइकोलॉजिकल बहुत लिमिटेशंस हैं उनकी, और फिजिकली बहुत लिमिटेशंस हैं। हमारा खाना जो चेंज हुआ और जो एनवायरमेंटल जो चेंज आए, उसकी वजह से शरीर में इतनी ज़्यादा टॉक्सिन्स हैं, फिजिकली, इमोशनली, डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल जो हैं, उनकी वजह से बॉडी में वो क्षमता ही नहीं है कि उसको उस प्रयोग का जो सार सूत्र है वो निकल के आए। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता था कि जैसे ओशो जब विपश्यना को एक्सप्लेन करते हैं तो उससे पहले वो कहते हैं कि विपश्यना से पहले आप सक्रिय ध्यान को कर लोगे तो ही विपश्यना समझ में आएगी। क्योंकि बुद्ध के समय में जो स्थिति थी, उस समय इतना कोई भराव नहीं था शरीर में, मन में, तो सहज विपश्यना घट जाती थी। मगर 2500 साल जो गुजरे, इसमें जो हमने चेंज किए, अब आप कोई डायरेक्ट विपश्यना में जाना चाहे बिना सक्रिय ध्यान के तो मुश्किल है। अभी मुझे ऐसा फील होने लग गया कि अब जितनी त्वरा से समय बदल रहा है और जितनी त्वरा से जो चेंजेस आए हैं, चाहे क्लाइमेट के चेंज हों, चाहे हमारे भोजन में जो चेंज आए हैं, ये जितना फास्ट फूड आ गया है और प्रिजर्वेटिव पैकिंग फूड बहुत ज़्यादा आ गया है, और हमारी खेती करने का जो बदलाव आया है, अब जो ऑर्गेनिक नहीं है, अब वो सारी चीज़ें उग रही हैं वो खादों के आधार पे और जो कीटनाशक दवाएं उनके आधार पे वो बढ़ रही हैं। उसकी वजह से अब हालत ऐसी हो गई है। फिर ये मॉडर्न एजुकेशन जो केवल माइंड को फीड करती है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी ग्राउंडिंग को तैयार करे। तो उन सब से ये जो तेज़ी से बदलाव हुआ है, तो शरीर अब ऐसी स्थिति में नहीं है कि जो ओशो कह रहे थे कि डायनेमिक से हो जाएगा, मगर डायनेमिक हो तब ना, डायनेमिक ही नहीं हो पा रहा है। ब्रीदिंग बहुत सैलो है। जब फर्स्ट पहला चरण ही उसका इतनी इंटेंसिटी से नहीं है कि वो उस लेयर को भेद पाए जहाँ पे कैथारसिस अपने आप निकले, नहीं तो वो एक वो करते हैं, होता नहीं। जो होना चाहिए डिज़ाइन तो है कि वो अपने आप वो लेयर टूटे और वो चीज़ निकले। तो मैं ये चीज़ें बड़े ऑब्जर्व कर रहा था, मैं अपने ऊपर भी मैं ऑब्जर्व कर रहा था क्या हो रहा है, और मैं लोगों को भी देख रहा। तो मुझे लगता था कि ये कर रहे हैं तो ऐसे तो ये 3 महीने या 3 साल करें या 30 साल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पूरी जर्नी में एक चीज़ जो मेरी पॉजिटिव थी कि मुझे जहाँ पे भी जो सीखने का मौका मिला मैं सीखता रहा, क्योंकि 8-10 साल ये जो इस तरीके से घूमा तो बहुत तरह के लोगों का साथ रहना मिला।
वैद्य लोगों के साथ भी रहा मैं, योगियों के साथ भी रहने का मौका मिला, तांत्रिक लोगों के साथ, अघोरियों के, सब तरह के लोगों के साथ रहने का मौका मिला। तो उसने एक मुझे एक एक अलग, जो ओशो जो कहते थे ना, वो मेरे लिए सिर्फ वो ऐसा नहीं था कि वो कह रहे हैं, मेरे लिए वो एक अनुभूत था। मतलब मैंने देखा था उन चीज़ों को। आदमी अपने आप को सन्यासी, अपनी ड्रेस पहन के, वो तिलक विलक लगा के दिखा कुछ रहा है और भीतर कुछ है। वो सारी चीज़ें मैंने देखी, जो ओशो जिनका पर्दाफाश करते थे अपने प्रवचनों में, उस चीज़ को मैंने क्लोज से देखा। और इस दौरान मैंने जो जर्नी में जहाँ से सीखने को मिला, आयुर्वेद का कोई आदमी आ गया तो मैंने आयुर्वेद सीखने का प्रयास किया, कोई एस्ट्रोलॉजी का आ गया तो मैंने उससे उसकी साइंस सीखने का प्रयास किया, कोई वास्तु का आ गया तो वास्तु सीखने का प्रयास किया, योगा का आ गया तो योगा का। तो ऐसे मेरी एक जर्नी मैच्योर होती गई, एक डायमेंशन, बहुत अलग अलग डायमेंशन से मुझे जानने को समझने को मिला। और किसी तरीके से, चूंकि माइंड मेरा साइंस का था, विज्ञान का विद्यार्थी रहा था, तो वो ओशो के साथ तुरंत लिंक हो जाती थी वो बात। तो ओशो क्या कह रहे हैं उसका एक वैज्ञानिक डायग्नोसिस भी माइंड अपने आप कर लेता था। तो ये जो मेरा पूरी जर्नी का जो सारभूत आया, तो मैंने ये आया कि अभी तो मनुष्य के शरीर को पहले उस योग्य भी बनाना है कि डायनेमिक हो जाए, और डायनेमिक हो जाए तो फिर विपश्यना भी हो, जो कि अल्टीमेट तो वही ध्यान है। तो वो प्रेरणा मुझे ऐसा लगा कि क्या काम कर सकता है। अब बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जिसमें क्या सही है क्या गलत है पता नहीं चलता, वो तो अदृश्य हेयर पिन वाला ऐसा बिजनेस हो जाता है। तो मुझे इसमें आयुर्वेद बहुत मुझे आप योगा सीखने भी गए थे ना? हाँ, योगा सेंटर, हाँ, बिहार में। बिहार स्कूल ऑफ योगा। कितना, 1-2 साल रुके वहाँ? नहीं, 1 महीने ही गया एक था। महीने के लिए? हाँ, साइंस मुझे पता था, ओशो ने इतनी क्लियरिटी दे दी थी, और मैं वैसे भी बचपन से करता रहता था किताबों से सीख के। और तो फिर रशिया कैसे पहुंचे थे? वो रशिया पहुंचा था जब मैं, ऐसे एक मित्र ने मेरे से पंचकर्मा लिया था। हाँ। उनको कुछ ऐसी असाध्य बीमारी थी जो वो कहीं ठीक नहीं हो रही थी। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे लोगों पे करा लिया था ट्रीटमेंट, यूरोप अमेरिका के जितने अच्छे डॉक्टर थे, मगर वो उन्होंने पता नहीं उनको क्या फील हुआ, मेरे से एक सेशन लिया था। निसर्ग आए हुए थे, वो निसर्गा से मेरे पास सेशन लेने के लिए आए थे। तो उनको ऐसा फील हुआ कि आप मेरे पास आ सकते हैं। मैंने कहा मेरे पास कहाँ? तो उन्होंने बोला है कि मैं ऐसे ऐसे, मैं बिजनेसमैन हूँ और मुझे आपसे ये पंचकर्मा लेना है। यूरोप में? हाँ, यूरोप में। तो उनके नुक में इतना टाइम मैं नहीं निकाल सकता, तो यदि आप आ जाओ तो मेरे लिए बहुत सही है। तो मैंने कहा कि इस तरीके से पंचकर्मा नहीं होता, उसके लिए एक सेटअप चाहिए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप बोलिए, मैं अरेंज करा दूंगा। ठीक है भाई। तो उसने पूरा वहाँ पे सेटअप कराया, मैं बोलता गया उसको, और उसने उस तरीके का बहुत सुंदर सेटअप कराया। तो वहाँ उसने पंचकर्मा लिया। तो उस पंचकर्मा से वो बहुत खुश हुआ, मतलब उसको 50-60% पहले पंचकर्मा में ही उसको पॉजिटिव रिजल्ट आए। फिर उसने एक बार और लिया बाद में, तो उसको 80-90% उसको रिजल्ट आ गए। केवल वो चीज़ नहीं आई जो डॉक्टरों ने पहले ही उसके कुछ और निकाल दिए थे, अदरवाइज उसको बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए थे। तो बहुत खुश हो गया था वो, और उस खुशी में उसने बोला कि आप कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको कुछ करनी है, कुछ लेना हो, मंगाना हो। तो उन दिनों मुझे ओशो को मैंने कई बार वो क्रिलियन के बारे में कहते हुए सुना था। क्रिलियन फोटोग्राफी? फोटोग्राफी। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने क्रिलियन फोटोग्राफी करके कोई चीज़ होती है, वो आप बताओ यहाँ कहाँ मिलती है। तो उसने अपने मैनेजर को लगा दिया इसमें, और उसने ढूंढ लिया। तो उस समय मैं वहाँ था, हाँ, चेक में। तो प्राग में उसका एक ऑफिस था, ब्रांच ऑफिस था। तो मैं वहाँ से मुझे ले गए, और वहाँ से वो ख़रीदा। उन्होंने वो मुझे गिफ्ट दिया था इस खुशी में। फिर उसकी ट्रेनिंग हुई, तो फिर ट्रेनिंग के लिए हम रसिया गए। एक प्राग में भी हुई, फिर रसिया में भी हुई। तो ऐसे
जर्नी चलती रही। वर्कशॉप फिर उसके बाद कई यूरोप में हुई, पोलैंड में, स्पेन में, चेक में, स्वीडन तो कविता के साथ जाता ही रहता था। तो इस तरीके से ताइवान भी गए थे ना? हाँ, ताइवान, उसके बाद फिर ताइवान गया था। वहाँ पे भी ऐसे प्रदीपा आई थी और उसने भी एक सेशन लिया था। सेशन के बाद फिर उसने पंचकर्मा के लिए मुझे बोला कि पंचकर्मा लेना है मुझे। तो पहले तो उसने मुझे चाइना इनवाइट किया था आयुर्वेदा की वर्कशॉप के लिए, तो मैं वहाँ गया था और उसके बाद उसने पंचकर्मा लिया था। फिर उसने ताइवान बुलाया था। तो एट प्रेजेंट आप धर्मशाला में सेटल हो गए हो? हाँ, एट प्रेजेंट अभी धर्मशाला। वहाँ क्या करते हो? वहाँ पे मैंने आपका बोर्ड देखा है, ओशो आयुर्वेदा। हाँ, अभी मैं ओशो आयुर्वेदा के नाम से एक सेंटर खोला है, जिसमें मैंने इस जर्नी में जो भी सीखा अपना अनुभव, तो मैंने सन्यासी मित्रों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मदद ली जा सकती है इस विज्ञान के माध्यम से। तो मैंने ये अनुभव किया कि लोगों के अंदर टॉक्सिन्स हैं और जिससे वो इतने एक्टिव नहीं हो पा रहे किसी प्रयोग में, तो यदि उसको क्लीन अप करते हैं तो उनकी एनर्जी एक नई फॉर्म है, जिसको इसका नाम भी है कायाकल्प। काया का कल्प हो जाता है। हाँ। यानी जैसे प्रति वर्ष पौधे अपनी सारे चीज़ों को निर्जरा करके और फिर नया जन्म लेते हैं, नई पत्तियां आगे, नए फल फूल आते हैं। ये पंचकर्मा भी कुछ इस तरह का है। यदि आप उसके पूरे प्रोसेस से गुजर जाएं तो जो भी मृत चीज़ अंदर पड़ी है उस सबको वो बाहर फेंकता है और शरीर पुनः ताज़ा हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है, तो सहज होता है। अब वो डिपेंड करता है वो आपको सक्रिय ध्यानों से गुजरें, मिस्टिक रोज से गुजरें और फाइनली विपस्सना से गुजरें। तो ये मेरे अंदर एक प्रेरणा आई। उस प्रेरणा को ध्यान में रख के मैंने एक छोटा सा सेंटर वहाँ पे खोला और मित्र आते रहते हैं, एब्रोड से भी, अपने देश से भी सन्यासी मित्र, कभी कभी नॉन सन्यासी भी, मगर जो किसी न किसी रास्ते से वो स्पिरिचुअलिटी को सीख करते हैं। तो जो भी ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम होती हैं लोगों की, एक मार्मा साइंस है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में, और उसी साइंस से एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर जो वेल नोन है, मगर जिससे ये चीज़ें आई उसको कोई नहीं जानता, हिंदुस्तान के लोग नहीं जानते। और हिंदुस्तान से ही ये विद्या जब चाइना पहुंची तो इसका नाम एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर हो गया। कहीं ये जब कोरिया और थाईलैंड वगैरह उनमें पहुंची तो ये शियात्सु बन गई, चियाप बन गई, शुजोक बन गई। जितनी भी टेक्निक हैं, जो प्रेशर पॉइंट टेक्निक जो मेरिडियन पे काम करती हैं, एनर्जी चैनल पे काम करती हैं, वो सारी मारमा से निकली हुई हैं। वो भी आप करते हो? हाँ, वो भी इंटेंस। और चूँकि मेरा ये ख्याल था, आज का माइंडसेट लोगों का ऐसा हो गया है कि विज्ञान पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा है, तो उसके लिए डायग्नोसिस के लिए मैंने एक तो ये किलियन, ये बहुत कुछ स्कैन करता है शरीर का, भीतर की ऊर्जा स्थिति क्या है, आपके प्राण शरीर की, और मेरिडियन की क्या स्थिति है, उनसे रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं उनकी क्या स्थिति है, ऊर्जागत प्राण का क्या फ्लो है वहाँ पे। क्योंकि आयुर्वेद का कहना ये है, आपका प्राण हेल्दी है तो और सारा बॉडी तो उसको फॉलो करेगी। सेकंड बॉडी आपकी हेल्दी है तो फर्स्ट बॉडी उसको फॉलो करेगी। थर्ड बॉडी हेल्दी है तो नीचे की दोनों बॉडी उसको फॉलो करेगी। तो ऐसे फोर्थ है तो नीचे की तीनों अपने आप फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से प्राण बॉडी को और हम मेंटल बॉडी को, इन दो को हम इस पे काम करते हैं, तो फिजिकल बॉडी अपने आप साइड बेनिफिट के रूप में हमको इसका वो मिलता है। तो किलियन डायग्नोस करने में आदमी उससे समझता है कि हाँ ये चीज़ मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको। एक नया डायग्नोसिस उसी यूनिवर्सिटी में जो किलियन थे, जिसमें ये डिस्कवरी हुई थी किलियन कैमरा की, नेक्स्ट जनरेशन एक नई और टेक्नोलॉजी आई है जो वेदा पल्स। वेदा पल्स, हाँ, जो एक साइंटिस्ट हैं जो अपने इंडियन वैद्य उनके साथ में एक्सपेरिमेंट किया है और एक नई डिवाइस बनाई है।
तो हमारे भारत में जो पुरानी पद्धति थी नाड़ी परीक्षण वाली, उसको अब साइंटिफिक तरीके से नाड़ी परीक्षण किया जा सकता है और वो सारा डायग्नोसिस एक ईसीजी की तरह उस पर ग्राफ चलता है और फिर उसकी जितनी मेरिडियन होती हैं तो उसमें सारा रिजल्ट आता है, अगेन ऑर्गन्स का, मेरिडियंस का, आपकी प्राण बॉडी की क्या सिचुएशन है, किस किस तरह के ब्लॉकेज हैं, तो वो सारे ग्राफ आते हैं। उसमें वात पित्त कफ की क्या इम्बैलेंस हैं, उनके शब्दोषा क्या इम्बैलेंस हैं, पंच महाभूतों की क्या स्थिति है, वो सारा उसमें डिटेल आता है। तो वो भी एक अच्छा डायग्नोसिस टूल है अपने इनर सिस्टम को जानने के लिए। और ये एक ऐसा टूल है कि आप यहाँ पे झूठ नहीं बोल सकते भीतर क्या है। भीतर इम्बैलेंस हैं तो बाहर इम्बैलेंस होंगे ही होंगे। ये एक स्पिरिचुअल सीकर के लिए एक अच्छा खुद के लिए टेस्ट भी कह सकते हैं इसको। भीतर इम्बैलेंस हो और बाहर वो अपने आप को संतुलित करे, हो नहीं सकता ऐसा, क्योंकि वो भीतर का असंतुलन बाहर आएगा ही आएगा, मैनिफेस्ट बाहर ही होगा। तो ये मेरे लिए एक जानना, इस तरह की जो उत्सुकता थी, रियलिटी, ऑथेंटिसिटी क्या है, तो अपनी ऑथेंटिसिटी का टेस्ट भी हो सकता है इसमें। तो वो मुझे अच्छा लगा इस तरह। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू। बहुत ही आपकी लाइफ जो है ना एडवेंचरस लाइफ है। सुन के ही जैसे आनंद आ गया हमें कि ऐसे भी जिया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। की बात करता रही है मेरे पर। और मुझे बड़ा पूरी जर्नी में कहीं पे मेरे विचार, बहुत विपरीत परिस्थितियां भी आती थी, मगर ओशो ने मुझे कभी हिलने नहीं दिया। मैं कीप मूव ऑन। और ये मैं ओशो को बड़े प्रसाद रूप में, और सब लोगों का बड़ा, मित्रों ने भी बहुत सहयोग दिया, और ओशो ने टाइम टू टाइम, चाहे मुझे हार्ड तरीके से या सॉफ्ट तरीके से गाइड करते रहे वो मुझे। ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू।